मैं प्रज्ञा पांडे। यूपी 24 नेटवर्क के खास कार्यक्रम द सेलिब्रिटी शो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि प्रिंसिपल से लेकर प्रवक्ता तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि आकाशवाणी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उन्होंने भारतीय संस्कृति को एक गूंज दी है। द मोस्ट टैलेंटेड वन एंड ओनली कुसुम वर्मा जी, जो कि कल्चर दीदी के नाम से जानी जाती हैं। मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को कुसुम वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए मैम, पॉडकास्ट शुरू कर लेते हैं। पहले तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि कल्चर दीदी जो पीछे आपके नाम के है, इससे क्या मतलब डिफाइन होता है? कल्चर दीदी मुझे ये टाइटल दिया गया क्योंकि मैं संस्कृति और संस्कारों पर बात करती हूँ, काम करती हूँ, लिखती पढ़ती हूँ और गाती हूँ और लोगों के दिलों तक दस्तक देती हूँ। संस्कार गीत जो हमारे लोकगीत हैं, जन्म से लेकर या यूं कहूँ कि जन्म के पहले से लेकर और मृत्यु के बाद तक निर्गुण के रूप में गाए जाते हैं। तो लोकगीतों को अपने घर, अपने शहर, अपने देश से लेकर विदेशों तक मैंने खूब गाया है, तो मुझे कल्चर दीदी टाइटल दी गई। कल्चर दीदी आपको टाइटल दिया गया। तो चलिए मैम, आपके पूरी जो संघर्ष की यात्रा रही है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि मैं जानती हूँ कि आपको संगीत की भी महारत हासिल है, पेंटिंग की भी महारत हासिल है, कला की भी महारत हासिल है, पर ना जाने किन किन हम मतलब शब्द ही खत्म हो जाए। तो मैम, ये इतना लंबा सफर कैसे शुरू हुआ? ये तो मुझे खुद ही कभी-कभी समझ में नहीं आता कि मैं छोटी थी, प्रयागराज में मेरा जन्म हुआ और वहीं पर मेरी पढ़ाई-लिखाई भी हुई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं एमए, एमएड की मैंने पढ़ाई की है। लेकिन मुझे बचपन से मुझे याद भी नहीं है कि कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। बहुत छोटी थी मैं, कोई कहता था कि गाना सुनाओ या नाच के दिखाओ, तो मैं शुरू हो जाती थी, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। खुद ही गाती थी और खुद ही डांस भी करती थी, तो ये बहुत पुराना शौक है। मुझे छोटे क्लास में थी, मुझे याद आता है कि मैं 7th-8th में पढ़ती थी और लिखती थी। मेरे पापा मुझे पढ़ाते थे और कॉपी में जब मैं कविताएँ कुछ ऐसी चीज़ लिख देती थी, मुझे बहुत डाँटते थे और कॉपी का पेज फाड़ना कतई मना होता था एकदम। तो इसलिए क्या करती थी, जो मन में ख़्याल आते थे उसको लिखती थी, उसको रट लेती थी और उसके बाद रबर से मिटा देती थी। यहीं से शुरू हुआ कविताएँ, गीत लिखने का सफ़र और पेंटिंग का कह सकती हूँ, रंगोली का कह सकती हूँ, मेहंदी लगाने का, गाने का और डांस का। मैम, आपको इतने सारे पुरस्कारों से नवाजा भी गया है और मार्वलिस बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, इतने सारी चीज़ों से आपको सम्मानित किया गया है। तो ये सब इतनी सारी चीज़ें हासिल करना और अब वो चीज़ें महसूस करना, क्या फ़र्क महसूस करती हैं आप? देखिए, मैं शुरू से चलती हूँ कि जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी माँ की शादी में मिला हुआ बड़ा-सा रेडियो होता था। पहले तो मनोरंजन का यही एक साधन था, रेडियो। तो रेडियो सुनकर बड़ी हुई हूँ। मैं लता जी को, आशा जी को बहुत सुनती थी और उनके गाने के साथ गुनगुनाती भी रहती थी। जब गाना सुनती तो गुनगुनाती रहती थी और रेडियो का एक टाइम होता था, 12 बजे सभा दोपहर की शुरू होती थी और उसके बाद फिर वो 3 बजे समाप्त होती थी। तो मतलब लगता था क्यों खत्म हो गया? बीच में जो गैप हुआ क्यों हुआ? रेडियो बजता रहे, अच्छे-अच्छे गाने बजते रहें। तो वहीं से शीशे में देख करके गाने के साथ-साथ गुनगुनाना, एक्टिंग करना, कुछ पिछले जन्म का लगता है जैसे छूट सा गया होगा। वो बचपन से ही शुरू हो गया, बिना कहीं से सीखे सिखाए। जबकि मेरी मम्मी भी वो भी नहीं गाती थी और डांस वांस नहीं करती थी और हमारे पापा जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो कहते थे कि पढ़ो, पढ़ाई काम देगी और क्लास में फर्स्ट आना है। जब अपने क्लास में फर्स्ट आ जाते कहते थे सारे सेक्शन में मिलकर के टॉप करना है। तो इस तरह वो पढ़ाने वाले थे। रेलवे में सर्विस करते थे पिताजी और जब भी घर आते थे तो हम लोगों को बिठा लेते थे पढ़ाने के लिए। ऐसे माहौल में, स्ट्रिक्ट में गाना पता नहीं कहाँ से चलता रहा और चलता ही रहा। आपके पापा की एक कहानी भी है कि मैंने सुना है कि जब आप कक्षा 1 में थी, उन्होंने आपके लिए लहंगा सिला था
और उसको पहन के आपने परफॉर्म भी किया था। आज वो सब चीज़ें याद करती हैं तो कैसा महसूस बिल्कुल, बहुत सही आपने याद दिलाया। मेरी ज़िंदगी का जो पहला ड्रेस था किसी प्रोग्राम का, वो मेरे पापा ने मम्मी की साड़ी से बनाया था। तो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। वो बहुत मुझे प्रेरित करते थे कि क्लास में सबसे आगे रहना है हर चीज़ में। लेकिन उनको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि डांस गाने-वाने में पढ़ाई कहीं पीछे छूट ना पीछे जाए, छूट जाए? इसलिए वो मना करते थे। लेकिन अगर इस बात को देखा जाए तो वो कहीं न कहीं मुझे सपोर्ट भी करते थे। सपोर्ट भी करते हैं, हाँ, तभी अपने हाथों से लहंगा सिला लहंगा के लिए। सिला था। और अगर मैम समाज सेविका की हम बात करें, समाज सेविका को लेकर भी या समाज में आपका बहुत ही योगदान रहा है, हर क्षेत्र में हम बात करें, आपने हमेशा बढ़-चढ़ कर कदम उठाए हैं और आवाज़ उठाई है लोगों के लिए, तो इन सब समागम से, कला से निकल कर समाज सेविका कैसे टाइम निकाल लेती हैं आप? हाँ, अक्सर मुझसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी, आप इतने सारे काम कैसे कर लेती हाँ, हैं? कैसे समय निकालती हैं? बिल्कुल सही है, ऊपर वाले का करम है मुझ पर कि मैं कर पाती हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रही हूँ और हमारे साथ चूँकि लड़कियाँ होती हैं, जीजीआईसी में मैं हमेशा रही, तो मुझे सब बेटियाँ अपनी बेटियाँ लगती हैं। और मुझे लगता है कि जिसके अंदर जो भी हुनर है, अगर कोई लड़की गाती है, तो वो इस फील्ड में अगर करना चाहती है तो बहुत अच्छा करे। डांस करती है, अगर वो साइंटिस्ट बनना चाहती है, अच्छे-अच्छे मॉडल बनाना चाहती है या सेल्फ डिफेंस के फील्ड में काम करना चाहती है, जिस फील्ड में काम करना चाहती है, मैं उसको उस फील्ड में सपोर्ट करती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप मुझे बताओ, आपको किससे सीखना है, क्या सीखना है, क्या करना है। वो सब कुछ, आपको कहीं जाना नहीं है, मैं स्कूल में अवेलेबल करा देती हूँ। सही में, बिल्कुल। आप जैसी प्रिंसिपल जो है वो मैं सोचती हूँ हर स्कूल में होना चाहिए। जिस तरीके से आप बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं और उसी के साथ-साथ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं। अगर मैं किसी गवर्नमेंट या सरकारी स्कूल की मैं बात करूँ, तो प्रिंसिपल उतना ध्यान नहीं देती। लेकिन आपने जितना अपने स्कूल को लेकर आप एकदम हमेशा से सशक्त रही हैं, हर चीज़ बच्चे भी आपको उतना ही प्यार देते होंगे अवश्य। बिल्कुल। बिल्कुल, बच्चे भी आपको उतना ही प्यार देते होंगे। और मैं ये एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी मैम कि अक्सर आपने कहा कि आपके पिताजी को डर रहता था कि ऐसा ना हो कि पढ़ाई छूट जाए इन सब चक्करों में। तो मैम आज के टाइम पे आप उन बच्चों में मान लीजिए जो बच्चे होते हैं उनका सब में एक-एक टैलेंट होता है और कहीं न कहीं आजकल पेरेंट्स जो है वो सपोर्टिंग हैं। बच्चों को कहते हैं जिसमें रुचि है वो करो, लेकिन कहीं न कहीं बच्चे ना टैलेंट के भी उसमें हो पाते हैं, ना पढ़ाई से भी हो पाते, छूट जाते हैं दोनों चीज़ों से। कमी कहाँ थी? मुझे लगता है जैसे जो मैंने किया कि ठीक है और टैलेंट साथ में है, चलते हैं। लेकिन अगर मैं आज इतने सारे देशों में गई, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए कि जो हम लोग बचपन से रामलीला देखते आए कि लंका का राजा रावण सीता को उठा ले गया। कहाँ ले गया? लंका ले गया और अशोक वाटिका में रखा। अशोक वाटिका कहते ही एक अशोक का पेड़ याद आता है, उसपे हनुमान जी बैठे हैं और उन्होंने वहाँ से सीता जी के सामने एक अंगूठी गिराई। सब सीन याद है। बचपन से रामलीला देख करके मैं बड़ी हुई हूँ। तो मुझे जब मैं श्रीलंका गई अशोक वाटिका और वहाँ पर मंदिर में भजन गाने का मुझे सौभाग्य मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं भजन गाई, मैंने शुरू किया, पीछे जब मैं पलट के देखी तो अलग-अलग देशों के लोग जो हिंदी नहीं भी समझ रहे थे, वो भी हमारे पीछे बैठ कर के ऐसे-ऐसे गुनगुना रहे थे कि आप जो कुछ भी गा रही थी, वो बहुत अच्छा था। वेरी स्पिरिचुअल। तो बाद में मेरी भी आँखों से बहुत आँसू गिरने लगे एकदम। पीछे जहाँ मंदिर बन गया है, जहाँ पर राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी का, उसके पीछे एक छिछली नदी है पहाड़ी और चट्टान है, चट्टानों पर वानर के बड़े-बड़े पैर बने हुए हैं अभी भी। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जा कर के। या फ्रांस गई मैं, पेरिस गई, एफिल टावर के नीचे बैठ कर के गाने का या डांस करने का जो मौका मिला, स्विट्ज़रलैंड गई, तो ऐसे-ऐसे देशों में जाना मुझे लगता है कि एक कलाकार होने के नाते मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं इतने सारे देशों में जा पाई। बाली गई, वहाँ पर एयरपोर्ट में मुझे माला पहना करके सुस्वागतम कह के जब वेलकम किया तो लगा कि हम अपने देश के किसी एक कोने में आ गए हैं।
तो बाली वैसे भी पहले भारत का अंग था। जो बृहत्तर भारत था उसमें ये सारे देश जुड़े थे, कंबोडिया और जो वियतनाम, बाली, ये सारा वहाँ हिंद महासागर बाली में है। तो जब वहाँ पर हम लोग पहुंचे नीचे तो गाइड कहने लगा यूर सी, हिंद महासागर। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप जाइए। मॉरिशस जब मैं गई, गिरमिटिया लोग वहाँ गए थे, उन्होंने ही मॉरिशस को बसाया है। तो हमारे देश के लोग जो भोजपुरी, अवधी वगैरह बोलते हैं, वो सब लोग वहाँ पर आज भी हैं। अपने बच्चों को वो वहाँ के कल्चर को सिखाते हैं, लेकिन वो इंडियन कल्चर और हिंदी भाषा, भोजपुरी बोली को जरूर सिखाते हैं। ज़रूर सिखाते हैं। और रेडियो जॉकी की हम बात करें मैम, आकाशवाणी में आप कार्यरत रही हैं, इतना काम किया है आपने, तो आकाशवाणी का सफ़र कैसे शुरू हुआ? हाँ, देखिए आकाशवाणी का जो सफ़र है, कहा जाए कि रेडियो मेरा पहला प्यार है। मेरी ज़िंदगी का पहला प्यार है रेडियो। बहुत छोटी थी मैं, रेडियो सुन कर के बड़ी हुई और सोचती थी कि आवाज़ कहाँ से आती है। हम आपको सुन, जब वो पीछे से आवाज़ आती थी, हम आपको सुनवा रहे हैं फ़िल्म सिलसिला का ये गाना, आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, और फिर वो गाना चल जाता था कि देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। तो मैं सोचती थी कि सिलसिला कहाँ से आता है, कैसे सुनाई देता है। और जब मैं लखनऊ आई तो यहाँ पर वैकेंसी आई थी अनाउंसर की, आरजे की। मैंने भी फॉर्म भरा, रिटन एग्ज़ाम दिया, फिर इंटरव्यू दिया, फिर उस वॉइस टेस्ट दिया और सिलेक्ट हुई ऑल इंडिया रेडियो के लिए। तो तब मैंने जाना कि स्टूडियो है और यहाँ पर कैसे रेडियो में बोलते हैं, और सिलेक्ट हुई। और मैंने अपने बचपन का जो ख्वाब था, जिसकी उंगली पकड़कर मैं यहाँ तक चल के आई, वो मैंने पूरा किया। आपको पेंटिंग का भी बड़ा शौक है। मैंने सुना है कि कुसुम मैम जो है पेंटिंग जितना अच्छा गाती हैं, उससे ज़्यादा अच्छा पेंटिंग भी बनाती। तो पेंटिंग आपने इतना जो सारी पेंटिंग की कला है, ये सब कैसे शुरू हुई और आपने अब क्या पेंटिंग बनाती हैं कि छोड़ दिया पेंटिंग? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पेंटिंग भी मेरा बचपन का शौक है। मैं छोटी थी तो हमारे जब कॉलेज में कॉम्पिटिशन होते थे तो मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी और सब में ज़्यादातर फर्स्ट, सेकंड ऐसे प्राइज़ मिलती थी। तो जब एनुअल डे होता था, एनुअल फंक्शन, तो मुझे इतने फील्ड में इतने प्राइज़ मिलते थे कि जो चीफ गेस्ट आता वो कहता था कि बेटा दूसरे बच्चों के लिए भी कुछ रहने दो। तो इतना शौक था मुझे पेंटिंग का। जैसे किसी के घर में पेंटिंग कोई देख लेती थी तो मैं नेक्स्ट डे जाती थी उनके घर पूछ करके कि क्या मैं इसकी फ़ोटो खींच सकती हूँ। फिर मैं उसकी फ़ोटो खींच के लाती थी, फिर इसको कॉपी करके बनाती थी। तो मैंने ऑयल पेंटिंग की, कन्या भ्रूण हत्या पर मैंने सीरीज़ की थी 25 पेंटिंग कैनवस पर, और शो किया था, बहुत सुपरहिट था हमारा शो। और इस 25 पेंटिंग्स में से 2 पेंटिंग हमारी दिल्ली में नेशनल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। तो फिर जब मेरा चयन हुआ था आयोग से प्रवक्ता इतिहास के पद पर, और जब उसके बाद प्रमोशन हुआ तो इतनी जिम्मेदारी बढ़ गई कि काम करना और बहुत ज़्यादा पेंटिंग बनाना या एग्जीबिशन, जो उसके पहले मैं कर पाई जवाहर कला केंद्र, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, नोएडा, जबलपुर, बहुत जगह मैंने, बहुत शहरों में, लखनऊ, इलाहाबाद किया। फिर थोड़ा मुश्किल होने लगा तो मैंने इन चीज़ों को थोड़ा डाइवर्ट किया, कुछ काम कम किया, और अब मैं लोक चित्रकला पर काम करती हूँ, फोक आर्ट, चूँकि मैं कल्चर दीदी हो गई तो मैंने फोक पे काम करना शुरू किया। जो कोहबर में चित्र बनाते हैं, जो तुलसी चौक बनाते हैं, या जो नागपंचमी पे बनाते हैं, इस तरह की चीज़ों पे काम, चूँकि मैं वही गाती हूँ। अभी हाल ही में मैंने एक प्रोग्राम किया था जुगलबंदी, तो जो चीज़ मैं गा रही थी, हमारे साथ डॉक्टर कुमुद सिंह हैं, वो उसी को पेंट कर रही थी। वो लोक गीत और लोक चित्रों की जुगलबंदी थी। संगीत नाटक अकेडमी में किया था और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया था। और आपने कहा लोकगीत, आपने इतने सारे लोकगीत गाए हैं मैम, तो आपका सबसे प्रिय लोकगीत कौन सा रहा? प्रिय एक किसी लोकगीत को बताना तो बहुत मुश्किल काम है। जैसे माँ को अपने सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, उसी तरह से मैं भी अपने लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ और पारंपरिक लोकगीत भी गाती हूँ। तो मुझे तो लगता है कि अगर मैं कहूँ मुझे फागुन के, होली के गाने अच्छे लगते हैं, तो कजरी के साथ नाइंसाफ़ी होगी, मुझे कजरी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे सबसे अच्छा कजरी लगता है, तो सोहर के साथ
नहीं, विवाह सभी गीतों लोग के साथ या गारी के साथ जो अवध की विशेषता है, हमारे अवध की विशेषता है विवाह संस्कार के गीत, जिसमें बहुत सारे अलग-अलग रस्म रिवाजों के गीत हैं। फेरों के हैं, सिंदूरदान के और विदाई के हैं, ब्याह जिसको कहते हैं उसके हैं। और जब बारात आती है तब बन्ना-बन्नी गाया जाता है। जब हल्दी लगती है दूल्हे-दुल्हन को तब भी दोनों के लिए हल्दी गाई जाती है, मेहंदी गाई जाती है, तिलक पे गीत गाए जाते हैं। और जब बाराती आते हैं और भोजन जब उनको कराया जाता है तो गाया जाता है जेवनार। सोने की थाली में जेवना परोसो, तो जो जेवना परोसा जाता है, जो बैठ के खाते हैं उन्हीं को गारी सुनाई जाती है, जिसको कहते हैं जेवनार। तो गारी गाई जाती है। ये हमारे अवध की या अवधी लोकगीतों की ये विशेषता है। और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने कहा मैं इतने आउट ऑफ द कंट्रीज़ भी गई हूँ, इतने शहर गई हूँ मैं, सबसे ज़्यादा आपको कहाँ लगा? मुझे मॉरिशस जाके बहुत अच्छा लगा। स्विट्ज़रलैंड ऑब्वियसली अच्छा ही लगा, बहुत अच्छा लगा। और बाली में मुझे बहुत अच्छा लगा। ख़ासियत कहाँ लगी अच्छी? ख़ासियत की बात करें तो जब हम लोग मॉरिशस गए तो वहाँ पर कार्यक्रम के बाद हमें भोजन कराया गया। तो टेबल ऐसे डाल करके चेयर में, हालाँकि वो कह रहे थे कि हम आपको ज़मीन पे जैसे पंगत खिलाई जाती है वैसे खिलाना चाहते थे, लेकिन ये हुआ कि कुछ उसमें बुज़ुर्ग लोग भी थे, वो जो नीचे ज़मीन पर नहीं बैठ सकते थे। केले के पत्ते पर उसी तरह जैसे हमारे पुराना कल्चर था, बड़े-बड़े उसमें बाल्टी टाइप के में और सर्व करके खिलाते थे पूछ-पूछ के, क्या लाएँ और दें, ये लाएँ, वो लाएँ, ऐसे उन्होंने खिलाया। तो हमने कहा कि केले के पत्ते पर, तो उन्होंने कहा कि हम अब पर्यावरण का बहुत ध्यान रखते हैं और जो खाने के बाद हम लोग पीछे गड्ढे में इन सारी चीज़ों को, जो भोजन बचा हुआ है या केले के पत्ते जो हैं, वो मिट्टी में ज़मीन में गाड़ देते हैं, ताकि हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो, कूड़ा ना फैले और वो खाद बन जाए। देखिए कितनी सुंदर बात है। मैम आपका एक रिकॉर्ड भी रहा है जो बहुत ही अहम रहा है। 5 घंटे लगातार आपने 51 गाने गाए। तो उस दिन सबसे बड़ी क्या चुनौती थी? ये मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था चैत्र से लेकर के, चूँकि हमारा नया वर्ष चैत्र से शुरू होता है, तो चैत्र से लेकर फागुन तक 12 महीनों में जो भी तीज, त्योहार, व्रत, जो कुछ भी पड़ता है, वो सारा मैंने नोट करके और उस पर गाने गाए थे 5 घंटे नॉन स्टॉप। लगभग 52-53 गाने थे। ये गाया था और रिकॉर्ड बनाया था, जिस पर मुझे मार्वेलस बुक ऑफ इंडिया रिकॉर्ड ये मिला था, प्रमाण पत्र भी इसका सर्टिफिकेट मिला था और मार्वेलस पर्सनालिटी का भी मुझे खिताब मिला था वहाँ पर। तो बड़ा अच्छा था, ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले हमने एक और रिकॉर्ड बनाया था। वो रिकॉर्ड ऐसा था कि मंच पे विवाह हुआ था, ओरिजिनल शादी जैसे होती है। हाँ। तो 2 स्टेज बने थे, एक स्टेज पर हम कलाकार थे और हमने गोद भराई से लेकर के पूरा विदाई और बहू प्रवेश तक के गाने गाए और दूसरे मंच पे पंडित जी और मंत्रोच्चार सहित ओरिजिनल विवाह हुआ और वहीं से मंच से ही विदा होकर के बेटी ससुराल चली गई। तो ऐसा ये भी अपने आप में अनोखा विवाह था। ये कोई मतलब नाटक या मंचन नहीं था, विवाह हुआ। उसमें सच में बारात आई स्टेज पर और दोनों तरफ के लोग थे और शादी हुई पूरी। उसमें सारे संस्कार के गीत गाए गए, जो कुछ होता गया वो सब कुछ गाए और विदाई गाई गई और फिर बेटी का गृह प्रवेश भी हुआ, बहू प्रवेश। तो वो भी गाया कि तेरी पायल करे है झनकार, दुल्हनिया धीरे चलो, ससुराल पहुंच गई हो। तो ये भी एक रिकॉर्ड था जी। ये भी मार्वेलस बुक ऑफ इंडिया में दर्ज है। तो ये 2 रिकॉर्ड हमने बनाए थे अपने गानों से। आपका इतना लंबा सफ़र रहा है और इतना दिलचस्प सफ़र रहा है, तो परिवार में तो आपका साथ मिला ही, पिताजी ने भी साथ दिया आपका। और क्या अब फिर उसके बाद शादी हुई आपकी, पति ने भी आपका कैसे सपोर्ट करते हैं आपके हस्बैंड? देखिए, मैं तो बचपन से गाती थी और आकाशवाणी इलाहाबाद में, युवाणी में, जब मैं इंटर फाइनल में थी, ग्रेजुएशन में थी, तो युवाणी में भी मैं प्रोग्राम देती थी, गाती थी। मुझे एक गज़ल याद आ गई, जब मैंने पहली बार आकाशवाणी प्रयागराज में, मैं इंटर फाइनल में पढ़ती थी।
तब मैंने सुना था 2 लाइन गुनगुनाती हूँ। बिल्कुल। फूल में लेकर क्या करूं, फूल में लेकर क्या करूं, दामने तार तार में मेरा चमन उजड़ गया, मेरा चमन उजड़ गया। हाय भरी बहार में फूल मैं लेकर क्या करूं, दामने तार तार में मेरा चमन उजड़ गया। हाय भरी बहार में फूल मैं लेकर क्या करूं। जब ये गाना मैंने अपने पति देव को सुनाया तो उन्होंने मेरे गाने की तो तारीफ की, पर उन्होंने कहा कि ये क्या गा रही हो, ये सैडिस्टिक अप्रोच का गाना है और ये नहीं गाना चाहिए। और फिल्मी गाने ये सब तो जिसको गाना था वो लोग गा के चले गए। आप लता जी, रफ़ी साहब, इनके गाने गा के क्या करोगे, गाओ फोक, जिसने मुझे अधिकारी बना दिया। जब मैं पढ़ते पढ़ते थक जाता था तो खूब तेज वॉल्यूम में शारदा सिन्हा जी के गाने सुनता था और एक एनर्जी आ जाती थी मुझे, और फिर मैं जाता था टहल के चौराहे पे चाय पीता था और वापस आके फिर पढ़ाई में लग जाता था। तो बिल्कुल ये रही हमारी कुछ खास बातचीत, और ये रही हमारे साथ कुसुम वर्मा जी, कल्चर दीदी के जो नाम से फेमस हैं, और सच में कल्चर दीदी नाम आपको बहुत ही सूट करता है। तो आज के हमारे एपिसोड में आपने फोक गीत की सारी चीज़ें सुनी और कुसुम वर्मा मैम की जो ज़िंदगी की जो हम कह सकते हैं यात्रा रही, यात्रा के बारे में जाना। और तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आई, आपने अपनी बातें रखी और लोगों को काफ़ी कुछ प्रेरणा भी दी। आपको कैसा लगा हमारे चैनल पे? बहुत अच्छा लगा, और हमारे इतने सारे दर्शक जो जुड़े हैं, निश्चित रूप से ये एपिसोड उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो बिल्कुल, तो आपने मैम कुसुम मैम को सुना। हम फिर से एक नए मेहमान के साथ, एक नए एपिसोड के साथ वापस आएंगे। तो तब तक के लिए आप यूपी 24 नेटवर्क देखते रहें।